मैं श्रीनिवास शर्मा, एडवोकेट पटना हाई कोर्ट। आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि जो बिल्कुल ही न्याय के परिभाषा को नए ढंग से परिभाषित करेगा। जैसा कि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। वह तत्व कौन कौन है? पृथ्वी, क्षिति मतलब पृथ्वी, जल मतलब जल, पावक अग्नि, आकाश, गगन आकाश हुआ, और वायु वायु है। इन्हीं 5 तत्वों से हमारा यह शरीर बना हुआ है। और हम आज इसी को कानून के परिप्रेक्ष्य में यदि देखना चाहेंगे तो अब समझिए, इस शरीर के लिए ये आवश्यक 5 तत्व हैं, और शरीर के जीने के लिए भी यही 5 आवश्यक तत्व हैं, और झगड़े के भी जड़ यही 5 तत्व हैं। जमीन, जल, अग्नि मतलब जमीन के अंदर जितने भी ईंधन हैं वो अग्नि के श्रेणी में आते हैं और ऊर्जा के श्रेणी में आते हैं, ऊर्जा के स्रोत है। गगन, गगन में आज सैटेलाइट वार चल रहा है। समीरा, वायु, वायु प्रदूषण पर भी दुनिया चिंतित है। तो इस तरह से ये 5 तत्व आज कानून के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो गए हैं, और इसीलिए हम इन 5 को लेकर के आज आप लोगों को एक कानून का नया स्टेप अध्याय बताने जा रहे हैं कि हमारे जिंदगी में 5 का कानून से क्या महत्व है। इस 5 का हमारे जीवन में कानून से क्या संबंध है। समझते हैं, भारत का संविधान बना 1950 में। ये हमारा संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। लेकिन उसमें 3 तत्व ही शामिल किए गए थे। अब उसमें 5 पॉइंट जोड़ दिए गए, जिसमें होता है सॉवरेन। उसके प्रेम्बल में शामिल है सॉवरेन मतलब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक, रिपब्लिक, गणराज्य। मतलब कहने का मतलब कि 5 का इसमें भी योगदान है। 5 का आंकड़ा इसमें भी लागू होता है। हम क्या कहते हैं कि जब ये 5 हमारे प्रेम्बल के सिक्योर करना है, इनको हमें अपने आत्मसात करना है, तो इसके लिए 5 उद्देश्य भी हैं हमारे लिए, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट को सिक्योर करने के लिए रखे हैं। जैसे जस्टिस पहला है, लिबर्टी दूसरा हो गया, फ्रेटर्निटी तीसरा हो गया, इक्वलिटी चौथा हो गया, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी 5वां हो गया। ये हमारे 5 आवश्यक मोटो हैं, जिनको सिक्योर करने के लिए हमारा संविधान बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि हमारे संविधान का अध्यात्म से, चाहे कोई भी कानून का अध्यात्म से कितना गहरा लगाव है, ये मैं और भी अपने आगे के बातों में रखने जा रहा हूं कि आप समझिए कि 5 का ये क्या क्या महत्व है हमारे जिंदगी में। पहले होता था 5 आदमियों से मिल करके जो निर्णय कर लिया जाता था, 5 आदमी जो निर्णय कर दिया करते थे, उन्हें पंच कहते थे। आज के दिन में यदि कॉन्स्टिट्यूशनल बनता है तो उससे 5 जजों के बेंच को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों के बेंच को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहते हैं। तो 5 का वहां भी आंकड़ा है कि भाई देखिए, कानून में 5 का कितना महत्व है। स्वर और व्यंजन को मिलाकर के कानून शब्द भी 5 से ही बना हुआ है। क, आ, न, उ, न, कानून 5 शब्दों का, स्वर और व्यंजन का संयोग हुआ है, तब कानून बना है। अंग्रेजी में कोर्ट भी 5 लेटर से ही बनता है।
सिविल भी 5 से ही बनता है। मनुष्य में कुल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिन्हें आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनका भी 5 से और कानून से क्या मतलब है भाई, कि हम ज्ञानेंद्रियों को, लेकिन इनका भी बहुत गहरा महत्व है हमारे कानून में। इसलिए मैं आप लोगों को कानून से संबंधित और अध्यात्म से संबंधित सारी बातों को बताने जा रहा हूं कि आप समझें कि कानून का और अध्यात्म का कितना अनुन्याश्रय संबंध है और हमारे शरीर से भी इनका कितना अनुन्याश्रय संबंध है। हम सबसे पहले हमारा जो रिट है वो अभी 5 ही है, रिट्स 5 ही होते हैं। पहला हैबियस कॉर्पस, जिसको हिंदी में बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। दूसरा मंडामेस, परमादेश। तीसरा कोवारंटो, अधिकार परीक्षा, सट्सियो, उत्प्रेषण रेट। 5वां प्रोहिबिशन, प्रतिषेध। तो इसका 5 का हमारे संविधान में कितना महत्व है, और यही मैं चाहता हूं कि कानून में भी इसका कितना महत्व है आप समझें। मैं आपका जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, तो उसमें भी 5 संशोधन हुए, और 5 संशोधन में सबसे महत्वपूर्ण संशोधन क्या था, जो हमारे जमीन से संबंधित हमारे जमींदार होते थे उनके अधिकारों का, मतलब जमींदारी प्रथा का उन्मूलन हुआ। वही हमारा पहला और पांचों में से प्रमुख, 5वें अमेंडमेंट में से प्रमुख अमेंडमेंट है 1951 में जो हुआ। तो इस तरह से दोस्तों, कानून को जब हम समझते हैं तो कानून का 5 का आंकड़ा आपको जानना बहुत जरूरी है। अब हम चलेंगे कि आखिर हम जब कानून में ही आते हैं तो हमारे कानून में इतिहास का क्या महत्व है। दोस्तों, हमारे देश पर मुगलों का शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, उससे भी पहले अनेकों शासकों का शासन रहा। लेकिन 1540 से लेके 1545 तक का शासन जो शेर शाह सूरी का था, उस पीरियड में जो कानूनी ढांचे का नया प्रतिपादन हुआ, उसको इतिहास हमेशा याद रखेगी, और वही रीढ़ बना है आगे चलकर कानून का, जमीनी कानून का वही रीढ़ बना है। कहने का मतलब है कि शेर शाह सूरी ने जमीन से संबंधित बहुत सारे नए प्रयोग किए, जैसे मापी का, जमीन का मापी का उन्होंने शुरुआत किया, और एक नया शब्द दिया था उन्होंने। जमीन मापी का संबंध में शेर शाह सूरी का बहुत बड़ा योगदान है, जिसके चलते उन्हीं के पीरियड में मापी जमीन की शुरू हुई। अब उसके बाद हम लोग इस 5 का जो कड़ी है अब समाप्त करके अब जमीन से संबंधित बातों पर आते हैं। मुगलों ने भी जमींदारी प्रथा तो पहले यही से और जागीरदारी पे शुरू हुई। पहले तो हम लोगों को जानना है कि जागीरदार और जमींदार में क्या अंतर होता था। जागीरदार किसे कहते हैं, जमींदार किसे कहते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जमींदार और जागीरदार दोनों अलग अलग हैं। जब भी कोई राजा होता था तो उसके यहाँ जमींदार भी होते थे और जागीरदार भी होते थे। जमींदार जमीन और रेवेन्यू से संबंधित कारोबार देखते थे, और जागीरदार जो होता था शासन, प्रशासन और जमीन में भी, जमीन के रेवेन्यू में भी कुछ हद तक कार्य किया करते थे। इसलिए जमींदारों का ज्यादा महत्व रहा, क्योंकि इनका लगाव जमीन से, इनके कार्य का लगाव जमीन और जमीन के रेवेन्यू से होता था। क्योंकि ये लोग 11% राजा को देते थे,
जो मुख्य मालिक होता था, और जमींदार 11% उस लगान का रखते थे। बहुत सारे जमीन ऐसे भी होते थे जिसको जमींदार स्वयं उसका खेती करते थे और उसका लगान नहीं भरते थे। जैसे मैं एक शब्द आता है बखास्त या बकास्त। बकास्त का मतलब है स्वयं खेती करना। बकास्त मतलब वह स्वयं, अकास्त मतलब खेती। जो स्वयं खेती करता है अपने से, उस जमीन को बकास्त भूमि कहते थे। तो बकास्त भूमि वही होता था जिस भूमि को जमींदार स्वयं खेती किए करते थे या अपने आदमियों से कराते थे। बकास्त में उनका बहुत बड़ा पावर होता था जमींदारों का। वो इसको बेच भी सकते थे, किसी को लीज पर दे भी सकते थे, किसी को रेंट पर दे सकते थे। अब वैसे जमीन कालांतर में वैसे जमीन बहुत सारे जमीन आए जो लोग रेंट नहीं देते थे, लेकिन उनको जमींदार जमीन दिए हुए थे। तो वैसे जमींदारों ने वैसे काश्तकारों को से अपना जमीन लेना शुरू कर दिया। उनको नीलाम करके ले लेते थे पुनः, और पुनः उसको अपने जोत में रख करके अपने आदमियों से जोत कराते थे। इस तरह से समय समय पर बकास्त को, जब रेंट नहीं देने वाले कृषकों से जमींदार अपना जमीन ले लिया करते थे, वह भी जमीन बकास्त ही कहलाते था, और उसे भी हम बकास्त के ही नाम से जानते थे। इसके लिए ब्रिटिश सरकार में कई बार 1938 से लेकर के 1947 से पहले तक बहुत सारे इस पर बकास्त भूमि पर संशोधन भी हुए। लेकिन जो 1885 में अस्थाई बंदोबस्ती की व्यवस्था की गई, जिसको बीटी एक्ट बंगाल के नाम से जाना जाता है, उसी को हम लोग कालांतर में बीटी एक्ट बिहार उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार जमीन की शुरुआत हमारी 1900 जमीन के कानून की बनने की शुरुआत 1985 से शुरू हो जाती है। अब इसके बाद मैं बारी बारी से एक एक करके जमीन की डेफिनेशन और जमीन के से संबंधित कानूनों को और संशोधनों को आप लोगों के आगे अगले अपने वीडियो में जारी करेंगे।